उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपने जो वेस्ट आपके कंप्यूटर से निकलते हैं, उपकरणों से निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ई वेस्ट बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं। उसके बाद है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पढ़ रखा है, ट्रैपिंग ऑफ सोलर हीट एनर्जी इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्लोबल वार्मिंग हमने डिटेल में पढ़ रखा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है आपका? इंक्रीज इन लेवल ऑफ CO2 एंड डिक्रीज इन लेवल ऑफ O2, जिस वजह से क्या हो रहा है, आपकी गर्मी बहुत हो रही है, उसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही क्या है? ग्लोबल माने पूरे ग्लोब में, और वार्मिंग का मतलब है गर्मी। पोलर वॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है? पोलर वॉर्टेक्स एक ऐसा फिनोमिनन है जिससे क्या होता है आपका, ये आपके एक नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ विंड है जो क्या कर रही है, आपको एंटार्क्टिका की एयर को पूरे वर्ल्ड से क्या कर देती है? अलग रखती है। उस फिनोमिनन को बोलते हैं पोलर वॉर्टेक्स। स्नो ब्लाइंडनेस क्या होती है? हमने कलर ब्लाइंडनेस सुना है, हमने लाइट ब्लाइंडनेस सुना है। स्नो ब्लाइंडनेस क्या होती है? स्नो ब्लाइंडनेस से आप ये मत समझिए कि कुछ बर्फ से इसका रिलेशन है, नहीं। अगर आपकी UV जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी अलग अलग तरीके की होती हैं, तो अगर हम किसी इंसान को एक्सपोजर कराते हैं अल्ट्रावायलेट B रेडिएशन से, तो उसको बीमारी होने का डर है, स्नो ब्लाइंडनेस। उसके बाद है हमारा ओजोन होल। ओजोन होल आप सबको पता है, ओजोन क्या होता है? जब आपका दो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिल जाते हैं तो आपका ओजोन मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो और वही चीज है ओजोन होल, जो आपको पता है ओजोन लेयर क्या करती है? हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। तो अगर किसी कारण या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किसी कारणवश अगर उस ओजोन की लेयर में छेद हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ओजोन होल बोलते हैं। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन को एफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, और रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को फिर से लगाना। जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, पर्सनल यूज की वजह से हो सकता है, कमर्शियल यूज की वजह से हो सकता है, और बहुत सारे यूज और बहुत सारे मोटिव होते हैं। बेसिकली ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन करी जा रही है। और रिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि चलो अगर आपने कहीं पे प्लांट काटा, आपने उसके बदले 4 प्लांट्स लगा दिए, तो वो होता है आपका रिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का नुकसान क्या होता है? अब सीधी डिफॉरेस्टेशन करने से नुकसान क्या होता है? मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा ना, तो आपके नेचर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके मान लो प्लांट्स की पॉपुलेशन कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए प्लांट ज़रूरी है, यानी प्लांट्स की रिफॉरेस्टेशन ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब है एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन के बारे में हम जनरल साइंस की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इसमें आपको एक एडिशनल चीज़ क्या याद रखनी है कि एयर पोल्यूशन जब हो जाता है तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं जो इस एयर पोल्यूशन को क्या करते हैं? कम करने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, जिनमें से पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये आपका जो पर्टिकुलेट मैटर होता है उसके रिमूवल के लिए काम आता है। स्क्रीन में आपको इसका डायग्राम दिख रहा होगा। सेकेंड डायग्राम है आपका स्क्रबर का। अगर हम गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं तो उसके रिमूवल को हटाने के लिए एक अलग डिवाइस की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं स्क्रबर। उसका भी डायग्राम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। उसके बाद एक थर्ड चीज़ है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स हमारे ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं, और जो आपके जो ऑटोमोबाइल से जो हार्मफुल गैसेज निकल रही हैं उसका ये एमिशन पूरी तरीके से तो नहीं खत्म करते हैं, बट उसका जो एमिशन है उसकी रेड्यूसिंग रेट क्या हो जाती है? थोड़ी और कम हो जाती है। अब इसमें जो कैटलिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं? जहाँ जितने भी आपके एक्सपेंसिव मेटल्स है ना, जैसे रोडियम, वो इसमें कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब जब कैटलिस्ट का काम करते हैं तो वो क्या करते हैं? जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होती है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में? कार्बन मोनोऑक्साइड में, नाइट्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसे ही व्हीकल्स जिसमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स आपके लगे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अनलेडेड पेट्रोल को क्या करते हैं? यूज करते हैं, क्योंकि लेड हमारा क्या करता है? कैटलिस्ट को क्या कर देता है? इनएक्टिवेट कर देता है। तो वो ये देखते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए? अनलेडेड पेट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर अनलेडेड पेट्रोल होगा तो जो आपका जो लेड है वो क्या कर देगा? जो पीबी जो हम बोलते हैं लेड, क्या कर देगा? आपके कैटलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देगा और कैटलिस्ट अपना काम नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा? पोल्यूशन क्या होगी? बढ़ेगी। अब दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स देखे गए। डीजल के यूज से उन्होंने स्विच कर दिया CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस के यूज को क्या कर दिया? ट्रेंड कर दिया। अनलेडेड पेट्रोल का यूज होना चाहिए, सल्फरलेस पेट्रोल का यूज होना चाहिए, कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज होना चाहिए। अब एयर पोल्यूशन के साथ साथ एक नॉइज क्या होती है? नॉइज एक वो आवाज़ होती है जो हमको क्या करती है? परेशान करती है। अब नॉइज से ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे आपको नींद ना आना एक बड़ी दिक्कत है। अब नींद नहीं आएगी तो आपकी बॉडी क्या करेगी? आपको सिम्टम्स देगी, जैसे आपके हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है नॉइज सुन के, है ना। स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, आपको साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल हर तरीके की दिक्कत होती है नॉइज से।
तो इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारे कड़े नियम उठाए हैं। बहुत सारे लोगों ने तो किन्हीं क्षेत्रों को नॉइजलेस एरिया घोषित कर दिया गया है। जो आपका शादियों में या आपका किसी पार्टी में जो डीजे बजता है उसका एक टाइम फिक्स कर दिया है कि ये इतने टाइम तक ये गाना बजेगा, क्योंकि उसके बाद आपको नहीं पता कि आपके रीजन के आसपास किस तरीके के लोग रह रहे हैं। जैसे जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जो आपके जिनके कानों में जो आपके क्या बोलते हैं ENT जो डिफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, उनको तो ज़रूरत है कि इन चीज़ें दूर रहना है। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि आप इनको क्या कर दोगे, बोल दोगे बाहर की भैया तू बाहर चले जा। इनके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, क्योंकि नॉर्मल अगर टाइम देखें तो 10 बजे के बाद हर कोई इंसान सोना प्रेफर करता है। तो 10 बजे के बाद कंप्लीटली बैन है कि अगर 10 बजे के बाद अगर आप कोई भी भारी चीज़ चलाओगे, जैसे अगर आप कोई स्पीकर चलाओगे, कोई डीजे चलाओगे, तो उसमें आपका क्या हो सकता है, आपको फाइन लग सकता है, आप जेल जा सकते हैं। तो ये आपकी कुछ आपके रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, ताकि इससे क्या हो, साउंड पोल्यूशन क्या हो, कंट्रोल में हो सके। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1974 में वाटर एक्ट शुरू किया, जिससे और उन्होंने ये मेक श्योर किया इस एक्ट के बाद कि कहीं भी वाटर पोल्यूशन ना हो, और अगर हो रहा है तो कम से कम हो। वाटर पोल्यूशन में आपको पता है कबाड़ दो तरीके का होता है, एक होता है डोमेस्टिक स्वेज, एक होता है केमिकल स्वेज। डोमेस्टिक स्वेज जो आपका होता है बेसिकली बायोडिग्रेडेबल स्वेज होता है, वो आपका घर का कूड़ा कह सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें क्या हो जाता है, डिकम्पोजर्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं और उसे रिजॉल्व कर देते हैं। मगर जो केमिकल वाला होता है ना, जिसमें हम मरकरी और DDT की बात करते हैं, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो अगर मान लीजिए हमारे किसी स्वेज में मरकरी या DDT मौजूद है और वो मरकरी और DDT आपने तालाब में डाल दिया, तो उससे क्या होगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होगा। अब ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मैंने लिखा तो था मगर मैंने समझाया नहीं था। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, अब दिमाग लगाओ, अगर कोई कबाड़ जिसमें मरकरी या DDT है, ठीक है, अगर मान लो वो मैं एक तालाब में डाल रहा हूँ और वहाँ पे रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उस चीज़ को खा ले रहे हैं, वो उनके अंदर चले गया, तो इसका मतलब ये जो मरकरी और ये जो केमिकल है, यानी ये जो केमिकल है ये कहाँ चले गया, टिश्यूज़ में चले गया, टिश्यूज़ से कहाँ चले गया, सेल में चले गया ऑफ ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। जिससे क्या हुआ, इन पर्टिकुलर केमिकल्स की मात्रा उन ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ और सेल में क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और उस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं, हमारे सॉलिड वेस्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। सॉलिड वेस्ट हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आता है, यानी आपका जो स्कूलों से जो आपका वेस्ट आता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट ऑफिस से जो वेस्ट आता है, वो सारा आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है। फ्लाई ऐश क्या होता है, आपका फ्लाई उड़ने वाला धुआं। अब वो धुआं ऐश ऐसा नहीं होता कि आपको दिख जाएगा। जो थर्मल पावर प्लांट्स में जो गैस रिलीज होती है, चाहे वो सिलिकॉन हो या मरकरी हो, वहां से जो कूड़ा निकलता है उसे फ्लाई ऐश बोलते हैं। उसके बाद हमारा हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट जो आपका हॉस्पिटल से जितना भी बायोडिग्रेडेबल केमिकल जितना भी कूड़ा होता है वो सारा हॉस्पिटल वेस्ट के अंडर होता है। इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज से निकलने वाला, और ई वेस्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, जो उपकरणों से जो कूड़ा आता है, यानी जो कंप्यूटर से या किसी मशीन से जो कूड़ा आता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये हो गए आपके कुछ आपके बेसिकली आपके सॉलिड वेस्ट। अब आते हैं हमारे सॉइल। अब इनको भी कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। वाटर पोल्यूशन, यूज ऑफ प्योरीफायर्स। आप अपने लोकल या आप अपने पर्सनल आप कैसे कर सकते हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वाटर को प्योरीफाई करने में, क्योंकि आपको नहीं पता, ये आप अपने एक अपने पर्सनल के लिए कर सकते हैं कि आपको नहीं पता कि आपको अगर पानी मिल भी, आपको चाहे पता है कि वो साफ़ पानी है, मगर आप अपनी सिक्योरिटी की पर्पज़ से आप उसमें क्या कर सकते हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स मिला सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी जो पानी है वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा। आप आरओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरओ आपका रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्निक से वाटर को प्योरीफाई करता है। आप एडवांस आप फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, कूड़ा आपका क्या होगा, जम जाएगा और आपको बिल्कुल साफ़ पानी मिलेगा। क्योंकि अगर मान लो आप ऐसा पानी पी रहे हो जिसमें बायोमैग्निफिकेशन हो रखा है, आप गंदा पानी पी रहे हो, तो जितने भी पानी से रिलेटेड बीमारी होती हैं, जॉन्डिस, निमोनिया, डायरिया, ये सब आपको होंगी। तो अगर आपको इन सबसे बचना है तो आपको गवर्नमेंट तो कर ही रही है, मगर आपको अपने एक पर्सनल स्पेस में आके भी आपको इन चीज़ों को, इन मेजर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि आप कम से कम बीमार पड़ें या आप इन कम से कम इन हार्मफुल इफेक्ट से बचे रहें। उसके बाद है हमारा है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन हम पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। पेस्टिसाइड्स हो गया, आपका फंजीसाइड्स, वीडीसाइड्स, इन सब के यूज से होता क्या है, आपको उत्पादन तो मिलता है, मगर इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, सॉइल की न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। सॉइल की आपकी जो क्वालिटी होती है वो डेटेरियोरेट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको रोकनी है ना,
तो आप क्या करो, आप ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करो कि आपको इन केमिकल्स पे जो आपकी डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाए, रेड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये और सॉइल पोल्यूशन भी हमने पुराने वीडियोस में कर रखा है। ये था हमारा आपका एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है आपको जनरल साइंस की वीडियोस में मिल जाएगा, चाहे वो बायोस्फीयर सेंचुरीज के नाम हो, जूलॉजिकल पार्क के नाम हो, पार्क के नाम हो, कौन सा फेमस है, कहाँ पे है, किस एनिमल के लिए है, उस सब मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आप अपनी इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं, और ये रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को तभी लें अगर आपने जनरल साइंस की हमारी पुरानी वीडियोस देख रखी हैं। ये था हमारा पोल्यूशन। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, उनसे बचने के तरीके, उनसे एहतियात बरतने के तरीके, कुछ बेसिक एग्जाम्पल जो ओजोन लेयर की वजह से हुए हैं, कौन कौन से एरिया इफेक्ट हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम जनरल साइंस की वीडियोज में कर चुके हैं। तो मेरा ये आपसे बहुत ही एक एडवाइस है, बहुत ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार जनरल साइंस की वीडियो देखें, उस कंटेंट को अच्छे से याद करें और फिर इस वीडियो पर जंप आउट करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आपको लगेगा कि सर ने आधी आधी चीज़ें पढ़ी हैं। तो अगर आपको चाहिए कि ये वीडियो आपको कंप्लीट चाहिए आपके माइंड में, तो आपको जनरल साइंस की वीडियो देखनी पड़ेगी जो हमने बना रखी है बायोस्फीयर पे और आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे। आप वो वीडियोस देखें, उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखें। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।